आर्कटिक के बर्फीले पहाड़ों में कहीं हान इंडस्ट्रीज के आनुवंशिक शोधकर्ताओं का एक समूह उस क्षेत्र से कुछ असामान्य संकेत प्राप्त करने के बाद उस स्थान की जांच कर रहा है। उनके अभियान दल के नेता किंग ने तुरंत ही अपने रडार पर स्पाइक्स को नोटिस कर लिया, जो पास के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गड़बड़ी का संकेत था। इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को दी जाती है, जहां वरिष्ठ शोधकर्ता प्रोफेसर लिन का मानना है कि यह असामान्यता आनुवंशिक उत्परिवर्तन के लिए एक बेहतरीन आधार है। बहुत जल्द ही उनके वाहन में खराबी आ जाती है, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते और लोगों को बर्फ के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। अचानक पहाड़ के नीचे से एक विशालकाय भुजा उड़कर कार के बगल में आ गिरी और एक ही समय में सभी खिड़कियां तोड़ दी। वाहन के सामने बड़े बड़े हॉर्न बजने लगते हैं, जिसे देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं और पूरी कार पहाड़ से नीचे धकेल दी जाती है, जबकि सभी लोग उछलते हुए खाई की ओर लुढ़कने लगते हैं। वे अंततः नीचे पहुंचने में सफल हो जाते हैं, जबकि पूरी टीम गंभीर रूप से घायल हो जाती है और किंग भयावह रूप से देखता है कि एक विशाल बर्फ राक्षस लोगों की ओर आ रहा है। यह महसूस करते हुए कि टीम मुसीबत में है, प्रोफेसर लिनकाई के साथ मिलकर फी नामक पुरातत्वविद की तलाश में जाते हैं। स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को उनके किसी भी प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसका हान इंडस्ट्रीज के साथ झगड़ा चल रहा था, विशेष रूप से उसकी पूर्व प्रेमिका के साथ, जो बाद में क्विंग निकली। हालांकि जब प्रोफेसर उसे बताता है कि महिला खतरे में है, तो फी तुरंत वहां जाकर उसे बचाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके मन में अभी भी उस लड़की के लिए भावनाएं हैं। वे अपनी टीम के अंतिम स्थान की ओर तेजी से यात्रा करते हैं, उनके साथ कई सैनिक भी होते हैं और अंततः वे एक रहस्यमय प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं। फेई को तुरंत पता चलता है कि यह जगह बहुत अजीब है, क्योंकि स्थानीय भूगोल की गड़बड़ी के कारण उसके सभी उपकरण खराब हो गए हैं। वह व्यक्ति नक्शा निकालता है और पाता है कि स्तंभों का पैटर्न उसके चित्र से बिल्कुल मेल खाता है और फेई बहुत जल्दी प्रवेश द्वार के स्विच का पता लगाने में सक्षम हो जाता है। जब वे तंत्रों को एक साथ दबाते हैं, तो जमीन हिलने लगती है और नीचे से कई स्तंभ बाहर निकलते हैं, जबकि लोग आश्चर्य से देखते रहते हैं। अचानक केंद्र में जमीन फट जाती है, जिससे सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और एक विशाल गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जबकि मुख्यालय से उनके सभी सिग्नल कट जाते हैं। सौभाग्य से इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची, जबकि लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे और उन्हें हजारों वर्ष पुराने सैनिकों के अवशेष मिल गए। करीब से जांच करने पर पता चला कि सभी कंकालों के सिर के पीछे छेद हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है। टीम गुफाओं में और भीतर तक जाती है और अंततः भाड़े के सैनिकों को पता चलता है कि उनका एक सैनिक जमीन पर गिरते समय अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है, जिससे उसके सिर पर एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है। समूह को छत से कई तरह की चटकने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं तथा असंख्य मस्तिष्क खाने वाले पक्षी अंडों के छिलकों से बाहर निकलकर सभी की ओर दौड़ पड़ते हैं। भाड़े के सैनिक तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक होती है और लोग जल्दी ही पराजित हो जाते हैं, क्योंकि जानवर उन्हें एक एक करके मार डालते हैं। जब अन्य सभी सैनिक अपने हथियार भरने में व्यस्त थे, तो एक सैनिक अफरातफरी में चिल्लाने लगा और वे जीव उस आदमी के चारों ओर इकट्ठा होने लगे तथा उसे हवा में उठाने लगे। फेई को एहसास होता है कि दुश्मन शोर के प्रति बहुत संवेदनशील होंगे और वह सभी को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि जानवर अंततः छत पर लौट आते हैं। यथासंभव छिपने की कोशिश करते हुए समूह धीरे धीरे मैदान में आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक काई का फोन उसके सुबह के अलार्म से बजने लगता है, जिससे सभी को तुरंत भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोग बाहर निकलने की ओर भागते हैं, जबकि जीव बड़ी संख्या में उनकी ओर आक्रमण करते हैं, लेकिन फेई दुश्मनों पर अपना ग्रेनेड फेंकने में सफल हो जाता है, जिससे गुफा में बड़े पैमाने पर विस्फोट हो जाता है। वह व्यक्ति समय रहते भागने में सफल हो जाता है, क्योंकि वे सभी नीचे बर्फ के मैदानों में गिर जाते हैं तथा अस्थायी रूप से खतरे से बच निकलने में सफल हो जाता है। लोग धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठते हैं और अपने सामने अविश्वसनीय दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसके बारे में प्रोफेसर का मानना है कि यह असामान्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण है। समूह अपनी लापता टीम को खोजने के लिए आगे बढ़ता है और फेई बर्फ में हेडलाइट का एक टुकड़ा खोज लेता है, जिससे पता चलता है कि यह दुर्घटना का स्थान होना चाहिए। भाड़े का कप्तान एक कैमरा भी ढूंढने में सफल होता है, जो अभी भी कार्यशील प्रतीत होता है, जिसमें किंग और उसकी टीम की फुटेज दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वे संभवतः अभी भी जीवित हैं। इससे पहले कि वे आगे क्या करें, इस पर निर्णय ले पाते हैं, सैनिकों में से एक को पास में हलचल दिखाई देती है, जो तुरंत ही पता चलता है कि वह एक विशाल शार्क है जो लोगों के ऊपर से छलांग लगा रही है। जैसे ही वह प्राणी बर्फ में गिरता है, वह तुरंत ही आदमी को खाना शुरू कर देता है, जिससे भाड़े के सैनिक राक्षस की ओर उग्रतापूर्वक गोली चलाते हैं। हालांकि उनके हमले प्रभावी नहीं होते, क्योंकि जीव जमीन से सुरक्षित होता है और वह तेजी से दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ता है, अंततः शिकार को पकड़ लेता है और उसे दूर खींच लेता है। लोग इस क्षेत्र से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस नीचे से कूदता है और सभी को हवा में उछाल देता है। वह प्राणी एक बार फिर अपने विशाल जबड़े खोलते हुए लोगों पर हमला करता है, जिससे सभी लोग डर के मारे कांप उठते हैं। इससे पहले कि जानवर मनुष्यों को खा सके, हिम शार्क को एक विशालकाय मानव द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बाद में हिम राक्षस निकलता है। लोग हैरानी से देखते हैं जब विशालकाय प्राणी पहाड़ पर मछली पर प्रहार करना शुरू करता है और हर प्रहार से भूकंप पैदा हो रहा है।
अंततः वह प्राणी विशाल मछली को खाना शुरू कर देता है, लेकिन एक सैनिक द्वारा गलती से अपना हथियार चला दिया जाता है, जिससे राक्षस शत्रुतापूर्ण हो जाता है तथा समूह पर उग्र रूप से दहाड़ता है। भाड़े के सैनिक उस विशालकाय जानवर पर अपने सभी हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध ये हमले बेकार जाते हैं तथा उसे और भी अधिक क्रोधित कर देते हैं। यह जीव जबरदस्त बल का उपयोग करते हुए पहाड़ों पर हमला करता है, जिससे शक्तिशाली आघात तरंग उत्पन्न होती है जो लोगों को जमीन पर गिरा देती है। मनुष्य राक्षस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह चूक जाता है और पहाड़ों पर विस्फोट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमस्खलन होता है। सैनिक तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन काई अराजकता में गिर जाता है, जबकि फेई अपने दोस्त की मदद करने के लिए वापस आता है, जिससे वे सभी बर्फ में समा जाते हैं। जब फेई को अंततः होश आता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है, जो कल्पित बौने जैसे दिखते हैं, जबकि गांव का नेता अनुष्ठान शुरू करने के लिए उनके पास आता है। अजनबी लोग अपने जूते उतार देते हैं और लोगों के पैर काटकर उनका खून निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि फेई चुपके से अपने हाथों को बांधने वाली रस्सियों को काट देता है। मुख्य पात्र अंतिम क्षण में भागने में सफल हो जाता है, जबकि गांव के नेता को बंधक बना लेता है, जिससे सभी लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। अचानक एक योद्धा उस आदमी की ओर कूदता है और उसे तेजी से दूर फेंक देता है, जबकि दोनों एक दूसरे से भयंकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। हालांकि फेई स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाता है, क्योंकि वह महिला द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिससे सभी लोग जीत में उसका नाम जपने लगते हैं। पता चलता है कि योद्धा का नाम क्या है, जो पूरे कबीले में सबसे खूंखार योद्धा है और मुखिया की बेटी भी है। सौभाग्य से एक आवाज सभी को रुकने के लिए कहती है और जल्दी ही यह पता चलता है कि किंग दुर्घटना में बच गई थी, क्योंकि उसे भी स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। वह योद्धा से उस आदमी की जान बख्श देने की विनती करती है, जबकि फेई मुस्कुराती हुई महिला की ओर देखती है और अंततः बेहोश हो जाती है। जब वह व्यक्ति पुनः जागता है तो क्विंग अपने पूर्व प्रेमी को समझाती है कि मूल निवासी अच्छे लोग हैं तथा यह अनुष्ठान नए लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करने के लिए किया गया था। वह फेई को बताती है कि अभियान के परिणाम स्वरूप उसकी टीम के सभी सदस्य मर गए हैं, जबकि वह व्यक्ति अपनी मित्र को यह आश्वासन देकर सांत्वना देने का प्रयास करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसी समय भाड़े का कप्तान अपने उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और सैनिक उस क्षेत्र में किसी भी जीवित व्यक्ति को खोजने में असफल रहे। उनकी शांति तुरंत ही भंग हो जाती है जब जमीन हिलने लगती है और दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है, जिससे लोग तुरंत छिपने के लिए भागते हैं। बर्फ का राक्षस बहुत तेजी से उनके पास आता है और लोगों के ऊपर से चींटियों की तरह चलता है, जबकि हर कोई उस प्राणी के विशाल आकार को देखकर हैरान रह जाता है। प्रोफेसर उस विशालकाय प्राणी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है तथा कैप्टन को यहाँ आने का अपना वास्तविक उद्देश्य बताता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिन को हमेशा से हिम राक्षस के अस्तित्व पर संदेह था और उसने इस प्राणी को पकड़ने की योजना बनाई थी, क्योंकि यह आनुवंशिक अनुसंधान के क्षेत्र को दशकों तक आगे बढ़ा सकता है। वह चाहता है कि सैनिक उस विशालकाय जानवर को मारने में उसकी मदद करें और बदले में लोगों को बहुत सारा धन देने का वादा करता है, जिस पर कप्तान तुरंत सहमत हो जाता है। वह व्यक्ति प्रोफेसर से कहता है कि वह अपने जनरल को सूचित कर देगा कि वह अतिरिक्त सैनिक भेज दे, क्योंकि वह प्राणी सामान्य गोलीबारी से बच नहीं सकता। इस बीच स्थानीय लोग अपने गांव में हिम राक्षस के स्वागत के लिए एक समारोह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वे इस प्राणी को अपने भगवान के रूप में पूजते हैं। बड़ी पुजारिन, जो काया की माँ भी है, को जानवर के साथ संवाद करने की क्षमता के लिए जाना जाता है और वह नए लोगों के सामने प्राणी को बुलाने की तैयारी करती है। गांव का नेता उस प्राणी के स्वागत के लिए तुरही बजाता है और बहुत जल्द ही मैदान हिलने लगता है, क्योंकि पहाड़ के नीचे से एक विशालकाय यति प्रकट होता है और अंततः सभी के ऊपर ऊंचा उठ जाता है। बर्फ का राक्षस लोगों का स्वागत करने के लिए दहाड़ता है, जिससे वह बड़ा लड़का एक विशाल बर्फ के गोले की तरह सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाता है, जबकि हर कोई उस आदमी के डर पर हंसता है जिसमें वह प्राणी भी शामिल है। यति फेई की ओर बढ़ता है और वह व्यक्ति अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अंतर राक्षस से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाता है, जबकि सभी लोग इस शांतिपूर्ण मिलन पर मुस्कुराने लगते हैं। हालांकि समारोह में तब बाधा उत्पन्न हो जाती है जब प्राणी को पीछे से एक बड़े विस्फोट का सामना करना पड़ता है, जबकि एक दूसरी मिसाइल पहाड़ से टकराती है और सभी लोगों को जमीन पर गिरा देती है। पता चलता है कि भाड़े के सैनिकों को उनका स्थान मिल गया है और प्रोफेसर लिन सैनिकों को उस प्राणी पर तुरंत गोली चलाने को कहते हैं। इससे गांव वाले क्रोधित हो जाते हैं और हमलावरों पर हमला कर देते हैं, लेकिन सैनिकों के आधुनिक हथियारों के सामने वे कुछ नहीं कर पाते और एक एक करके मारे जाते हैं। काया यह देख लेती है और कैप्टन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है, क्योंकि वे दोनों बराबरी पर हैं। राक्षस मानव की गोलियों से क्रोधित हो जाता है और अपने विशाल हाथ का उपयोग करके सभी को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन अंतिम क्षण में रुक जाता है, क्योंकि वह फेई और उसके दोस्तों को मारना नहीं चाहता था। लिन ने मौका पाकर विशालकाय राक्षस पर अपनी तोप चला दी, जिससे एक शक्तिशाली आघात तरंग निकली, जिससे वह प्राणी बुरी तरह घायल हो गया और दर्द से चीखने लगा। यति अंततः पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जबकि फेई और उसके सभी दोस्तों को भाड़े के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया जाता है। लिन दौड़कर आता है और देखता है कि वह प्राणी पीछे हट गया है और जीत की खुशी में हंसता है, जबकि चेन जानना चाहता है कि वह आदमी ऐसी भयानक हरकतें क्यों कर रहा है। प्रोफेसर महिला की कल्पना शक्ति की कमी का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि यह प्राणी मानव प्रगति के लिए एक मूल्यवान संपत्ति हो सकती है।
आदमी पुजारिन पर बंदूक तानता है और उससे उन्हें राक्षस के पास ले जाने की मांग करता है, लेकिन महिला तुरंत मना कर देती है, जिसके कारण लिन उसके सामने ही अपने पति को मार देती है। पुजारिन उस आदमी की मौत पर शोक मनाती है, लेकिन लिन उसे और उसकी बेटी को तुरंत वहाँ से ले जाता है ताकि वह उन दोनों को उस प्राणी का स्थान बताने के लिए मजबूर कर सके। भाड़े के सैनिक बंधकों को ले जाते हैं, जबकि फेई और उसके दोस्तों को जमीन पर बंधा छोड़ देते हैं, साथ ही उन असंख्य लोगों को भी छोड़ देते हैं जिन्हें उन्होंने मार डाला था। सैनिक पुजारिन और उसकी बेटी को जंगल की ओर ले जाते हैं और उन्हें यति को ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन अजीब चीजें घटित होने लगती हैं, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति बर्फ में गायब हो जाता है। सैनिकों को यह पता चल जाता है और वे आने वाले शत्रुओं से सतर्क हो जाते हैं। तभी एक विशाल शार्क जमीन से छलांग लगाती है, अपने विशाल जबड़े दिखाती है और लोगों की ओर गिरती है। पुजारिन अपने दोस्तों को लेकर तुरंत चट्टानों की ओर भाग जाती है, जबकि कई जीव बाहर निकलते हैं, अंततः सैनिकों को घेर लेते हैं और वे उन पर बेतहाशा गोलियां चलाते हैं। हालांकि उनकी बंदूकें जीवों के खिलाफ प्रभावी नहीं है, क्योंकि राक्षस जमीन से सुरक्षित हैं और लोग एक कोने में वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वे जमीन पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं। आखिरी क्षण में प्रोफेसर बिजली की तोप निकालता है और जमीन पर गोली चलाता है, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव पैदा होती है जो सभी शार्क को दूर धकेल देती है और बर्फ को हवा में भेज देती है। जब अंततः सब कुछ ठीक हो जाता है तो लोगों को जमीन पर बड़ी मात्रा में खून दिखाई देने लगता है, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने एक ही गोली में सभी राक्षसों को मार डाला था। प्रोफेसर जीत की खुशी में हंसता है और तुरंत ही पुजारिन पर अपना गुस्सा निकालता है तथा उस पर जानबूझकर उन्हें जाल में फंसाने का आरोप लगाता है। वह महिला से बर्फ के राक्षस को बाहर लाने की मांग करता है और ऐसा करने पर उसकी बेटी को मार डालने की धमकी देता है, लेकिन क्या उस आदमी की बंदूक छीन लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। कप्तान यह देख लेता है और तुरंत गोली चला देता है, लेकिन पुजारिन बीच में कूद पड़ती है और अपने बच्चे की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर देती है। किया अपनी माँ को अपनी बाहों में पकड़ लेती है और दर्द से रोती है, जबकि लोगों को दूर से बर्फ के राक्षसों की दहाड़ सुनाई देने लगती है। यह पता चलता है कि उस प्राणी ने अंततः महिला की मृत्यु का आभास होने के बाद प्रकट होने का निर्णय लिया तथा अपने मृत मित्र का बदला लेने का निर्णय लिया। भाड़े के सैनिक यति को घेर लेते हैं और अपने सभी हथियारों से उस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन विशालकाय प्राणी के खिलाफ उनके हमले बेकार जाते हैं। बर्फ का राक्षस लोगों पर उग्रता से दहाड़ता है, जबकि प्रोफेसर यति पर अपनी तोप चलाने का मौका तलाशता है, लेकिन इस बार वह प्राणी आसानी से हमले से बच जाता है। राक्षस क्रोधित हो जाता है और मनुष्यों पर हमला कर देता है, जिससे प्रोफेसर की लगभग मौत हो जाती है, जो किसी तरह बचकर भागने में सफल हो जाता है। वह प्राणी अपने विशाल हाथों से लोगों को कुचलना शुरू कर देता है, जिससे सैनिक हवा में उछल जाते हैं, क्योंकि लोग स्पष्ट रूप से उस विशालकाय प्राणी का मुकाबला नहीं कर पाते। किया मौका पाकर कैप्टन पर हमला करती है और उसकी बंदूक फेंक देती है तथा अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए उससे लड़ने की योजना बनाती है। विशालकाय हिमराक्षस एक सैनिक को पकड़ लेता है और उसे कीड़े की तरह हवा में उठाकर उसे निगलने की तैयारी करता है, लेकिन पीछे से हुए एक बड़े विस्फोट के कारण वह तुरंत ही रुक जाता है। यह पता चलता है कि कैप्टन के जनरल द्वारा बाहरी सुदृढ़ीकरण यहाँ भेजा जाता है और लड़ाकू विमान तुरंत यति को चारों ओर से घेर लेता है। हालांकि राक्षस तुरंत जवाब देता है और एक हवाई जहाज को टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे अन्य विमानों को अपने ध्वनि हथियार निकालने पड़ते हैं और वे यति पर लहरें छोड़ते हैं। प्रोफेसर लिन मौका पाकर यति पर निशाना साधता है, फिर राक्षस पर तोप चलाता है और विशालकाय प्राणी को वहीं अचेत कर देता है। इससे पहले कि वह आदमी और अधिक नुकसान पहुंचा सके, चेन प्रोफेसर के सिर की ओर बंदूक तानती है तथा उसे यह पागलपन बंद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी तुरंत ही उसका हथियार छीनने में सफल हो जाता है। वह चेन को चट्टान की ओर धकेलता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है, लेकिन महिला को फेई द्वारा तुरंत बचा लिया जाता है, जो समय रहते भागने में सफल हो जाती है। इससे पहले कि वह आदमी भी नीचे गिर जाए, काई मुख्य पात्र पर रस्सियां फेंकता है और अपने परिवार के गहनों का बलिदान देकर लोगों को बचाने में सफल हो जाता है और अंततः अपने दोस्तों को वापस खींचने में कामयाब हो जाता है। फेई तेजी से रॉकेट लॉन्चर की ओर दौड़ता है और लड़ाकू विमानों को मार गिराने की कोशिश करता है, जबकि काई किया की लड़ाई में मदद करने के लिए दौड़ता है। कप्तान महिला पर उग्रता से हमला करना जारी रखता है, अंततः योद्धा पर वार करने में सफल हो जाता है और उसे मैदान में उड़ा देता है। इससे पहले कि वह व्यक्ति उसे मार सके, काई दौड़कर आता है और दुश्मन को दूर धकेल देता है तथा प्रतिद्वंद्वी के मुक्कों को कुंग फू पांडा की तरह झेलता है। कप्तान उस बड़े लड़के को जमीन पर फेंक देता है और उसे मानव इतिहास के सबसे टिकाऊ पंच बैग में बदलना शुरू कर देता है। इससे किया को उस आदमी को पकड़ने का मौका मिल जाता है और वह कैप्टन का गला घोंटना शुरू कर देती है। अंततः वह उस सैनिक को मार देती है और अपने परिवार का बदला ले लेती है। इसी समय फेई दुश्मन के विमानों पर नियंत्रण कर लेता है और रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है, जिससे लड़ाकू विमान बड़े विस्फोट में नष्ट हो जाता है। ढेर सारा मलबा लोगों की ओर उड़ता हुआ प्रोफेसर के पैर पर गिरता है, जिससे वह जमीन पर फंस जाता है। बर्फ का राक्षस अंततः मुक्त होने में सफल हो जाता है। वह हवा में उछलता है और दूसरे विमान को भी टुकड़ों में तोड़ देता है तथा लोगों पर भयंकर दहाड़ने लगता है। हालांकि प्रोफेसर हार मानने से इनकार कर देता है और एक बार फिर उस प्राणी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जिससे राक्षस जबरदस्त बल का प्रयोग करके नीचे गिर जाता है और वह आदमी एक मानव पैनकेक में बदल जाता है। बर्फ का राक्षस मनुष्यों की ओर मुड़ता है और सभी घायल लोगों को देखता है और वह प्राणी अपने दोस्तों के लिए दया महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता। अंततः विशालकाय व्यक्ति मुंह फेर लेता है और धीरे धीरे दूर जाकर गायब हो जाता है, जबकि किंग मुख्य पात्र की जान बचाने के लिए उसे भावुकता से गले लगा लेता है।
तीनों बच्चे लोग मूल निवासियों को अलविदा कहने की कोशिश करते हैं, साथ ही सभी लोगों और नए लोगों के प्रति उनकी दयालुता को याद करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है।